गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग शुरू करेंगे इसमें फिजिक्स का सेकंड पार्ट, फिजिक्स का जो पार्ट 2 शुरू होगा। अभी पार्ट 2 हम लोग ख़त्म किए हैं, लेकिन चूँकि कैमरे की इफिशिएंसी उतनी नहीं है, कैमरा गर्म हो जाता है तो बंद हो जाता है। तो अब मोबाइल शूट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आज पूरा कम से कम एक पार्ट ख़त्म किया जाए इसको आसानी से। तो इसको पार्ट 2 मान लीजिएगा, इसको पार्ट 2 के नाम से मैं डाल दूंगा ना, जो यहाँ पे ख़त्म होगा उसका अगला सेक्शन में डाल दूंगा। तो ये हम लोग का चल रहा है कौन सा, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है, और यूनिट एंड मेजरमेंट का हम लोग का ये पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। तो मैं बता रहा था पार्ट फर्स्ट के लास्ट में ही एमकेएस के बारे में बता रहा था। एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है। एमकेएस यानी ये फ्रांस में प्रचलन था इसका, और एमकेएस का मतलब होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, और आपका सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। ये ब्रिटिश टेक्निक है, माने इंग्लैंड में इसका प्रचलन ज़्यादा था। बाद में 1960 में कौन सा जो फिजिक्स को गवर्न करती है, कौन सा, GCWM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स जो संस्था है, 1960 में एसआई सिस्टम गठन किया। एसआई का मतलब इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस। एमकेएस जो पद्धति उसी का विस्तार कर दिया गया, और एमकेएस में केवल 3 ही थे ना, आपका मीटर था, किलोग्राम था और सेकंड था। और एसआई में हम लोग कितना ले लेंगे, सारे हमारे फंडामेंटल जो यूनिट है, माने एमकेएस को एक्सटेंड करके उसके अंदर अगर सातों को मिला दिया जाए तो हम लोग क्या बन जाएगा, एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंतर्गत, माने इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस। एमकेएस का विस्तृत रूप है ये। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स इसमें आ जाएंगे एमकेएस फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जानते होंगे 2 आपके सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट होता है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। थोड़ा सा चर्चा कर ले हल्का सा प्लेन एंगल के बारे में, क्या होता है ये देखिएगा। प्लेन एंगल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल के बारे में अगर मैं डिफाइन करूं, प्लेन एंगल किसे कहेंगे, तो क्या होगा बेटा, देखो प्लेन एंगल का मतलब ये 2D में होता है। प्लेन एंगल क्या होगा बेटा, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल मैंने जैसे मान लो कि सर्कल है, वृत्त है, क्या बेटा, सर्कल है, और सेंटर पर मान लीजिए कि O है, रेडियस है R, ये हो गया A और B, यहाँ एंगल बना दिया है थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा बेटा AB बाई क्या हो जाएगा R। एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस अगर यूज करते हैं तो यहाँ से थीटा की जो यूनिट होती है वह किस में नापेंगे, रेडियन में नापेंगे। यह टू डायमेंशन में है, ध्यान रखिएगा। एक होता है सॉलिड एंगल, एक हो जाएगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है बेटा, जैसे मान लो कि स्फीयर है 3 डायमेंशन में, ये किस में बनता है बेटा, 3 डायमेंशन एंगल होता है। और ये हमारा कौन सा एंगल है आपका, 2 डायमेंशन में बनता है। तो जैसे मान लो कोई स्फीयर है, कोई गोला है बेटा, और गोले की जो सरफेस एरिया, गोले की सरफेस एरिया सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, मान लेते हैं डी ओमेगा, इसकी सरफेस एरिया क्या है, DA है, और इसकी रेडियस क्या है, R है। तो यहाँ से हो जाएगा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा DA बाई क्या होगा, R स्क्वायर, है ना। यानी डेल्टा थीटा भी मान सकते हैं इसको, डेल्टा थीटा बराबर कहोगे डेल्टा के A बाई क्या होगा, R स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है आपका स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, तो थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए स्टे रेडियंस के बारे में। आगे यूज करेंगे जब पैरालैक्स मेथड यूज करेंगे हम लोग, तब पैरालैक्स में हम लोग यूज करेंगे वाला थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगला हम लोग का लेक्चर है, हम डिफिनेशन पढ़ेंगे कि 1 मीटर क्या है। जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, कितने, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और उन सबकी डिफिनेशन को थोड़ा जानना पड़ेगा। कौन कौन 7 होते हैं, मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, 1 एम्पियर, 1 केल्विन, 1 कैंडेला, 1 मोल। तो रफ बहुत तेजी के साथ इनका हम लोग एक एक डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। 1 मीटर क्या है, थोड़ा देखा जाए, 1 मीटर किसे कहते हैं। 1 मीटर के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया जाए। 1 मीटर की परिभाषा ना, 1 मीटर की परिभाषा क्या हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो हम लोग की यूनिट होते हैं वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, उसकी परिभाषा निश्चित होनी चाहिए। 1 मीटर क्या है,
तो सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे क्लासों से इस पढ़ाया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कहा जाता है कि वैक्यूम 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 माने निर्वात, और कहा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के मान जानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल रफली आइडिया है, लगभग में वैल्यू लिखा जाता है ना। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने प्रकाश की चाल को निकाला था C = 1/√μ0/ε0 की मदद से। और प्रकाश की जो चाल होती है बेटा, एकदम करेक्ट जो वैल्यू है ये बोर्ड पर लिखा गया है, बड़ा खतरनाक है। याद करने के लिए आप देख लीजिएगा प्रकाश की चाल निर्वात में एकदम करेक्ट वैल्यू कितनी होती है। तो ये हो जाएगा 299 क्या बेटा 792 और 458 मीटर पर सेकंड, एकदम करेक्ट है। प्रकाश की चाल मैंने लिखा है, प्रकाश की एकदम करेक्ट चाल क्या होगी, तो 29,92,92,458 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की रफ्तार होती है निर्वात में। ये लगभग किसके आसपास है, 3 × 10⁻, देख लो अगर मर्द लोग इसको, तो अगर लगभग कोटि में लिखोगे तो कितना आएगा, लगभग इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा 2.99 मतलब जो भी हो, और 10 के पावर गिन लो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा ना मीटर पर सेकेंड। तो लगभग चलिए अप्रोक्सीमेट हम 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हम लोग मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको बिल्कुल एकदम करेक्ट वैल्यू चाहिए। तो प्रकाश की एकदम प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम करेक्टली कितनी होगा, ये है 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए 1 मीटर की परिभाषा क्या होती है इसको हम लोग सीखते हैं। व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर की परिभाषा में डिफाइन कर रहा हूं बेटा। 1 मीटर क्या है, 1 मीटर किसे कहेंगे, 1 मीटर की परिभाषा हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए काम ये करना है बेटा कि हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम बराबर डिस्टेंस और बाई क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो टाइम, अगर मैं डिस्टेंस को 1 मीटर मान लेता हूं, मान लो कि हम लोग का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, और प्रकाश की रफ्तार कितनी है, प्रकाश की चाल है 299,792,458 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा T बराबर 1/299 और क्या है 299,792 और 458 सेकेंड। अब पता चल गया बेटा 1 मीटर क्या है। 1 मीटर की अगर परिभाषा बताया जाए, 1 मीटर किसे कहते हैं, तो बड़ा आसानी से इसकी परिभाषा बता सकते हैं। निर्वात में, हिंदी में समझ लीजिए, निर्वात में प्रकाश इतना सेकंड में जो दूरी तय करेगा, निर्वात में प्रकाश इतना समय में जो दूरी तय करेगा वह कहलाएगा शुद्ध 1 मीटर। यानी कि व्हाट इज 1 मीटर, तो 1 मीटर इज द डिस्टेंस 1 मीटर इज द डिस्टेंस traveled by the light in vacuum in the time interval 1/this second। माने इतना टाइम इंटरवल में, इतना समय इंटरवल में अगर लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। वह शुद्ध 1 मीटर के नाम से जाना जाएगा। दैट इज कॉल्ड बेटा प्योर 1 मीटर। चलिए 1 मीटर की एक और डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ये 1 मीटर की एकदम बेहतर डिफिनेशन है। शुद्ध 1 मीटर क्या होता है, चलिए और देखा जाए, और डिफिनेशन पढ़ते हैं। अगर 1 मीटर की एक और परिभाषा पढ़ लिया जाए, 1 मीटर की एक और डिफिनेशन अगर मैं डिफाइन करूं, 1 मीटर क्या है, ध्यान दे बेटा। तो 1 मीटर की डिफिनेशन, एक एलिमेंट्स होता है क्रिप्टन 86
क्रिप्टन 86 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो क्रिप्टन 86 होता है यह नाइट्रोजन के क्या बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर अगर रखा जाए तो ये अपने अंदर से एक रेडिएशन करता है, एक लाइट को इमिट करता है। क्रिप्टन 86 अपने अंदर से प्रकाश को बाहर निकालता है, लाइट। और लाइट तो जानते हो क्या है बेटा, वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है। और ये लाइट क्रिप्टन 86 जो लाइट निकालता है वह किस रंग का होता है, ऑरेंज रेड। क्या होता है, ऑरेंज रेड कलर का लाइट होता है। और इस लाइट अगर प्रकाश ना, हालांकि प्रकाश के अंदर ड्यूअल नेचर होता है, प्रकाश के अंदर ड्यूअल नेचर है। समटाइम प्रकाश लाइट एक्ट एज ए पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटोन, एंड समटाइम लाइट एक्ट एज ए वेव। अगर लाइट वेव बिहेवियर में है तो कौन सी वेव है, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होती है। और अगर ये लाइट है बेटा क्रेस्ट ट्रफ, तो ये क्रेस्ट है, ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ में चल रही है। और दो पास पास के जो क्रेस्ट होंगे बेटा इनकी डिस्टेंस को लेमडा कहते हैं। तो क्रिप्टन 86 क्रिप्टन 86 अपने अंदर से जो ऑरेंज रेड कलर के लाइट को जो एमिट करता है, उस लाइट के वेवलेंथ में अगर उसके वेवलेंथ में 16,50,763.73 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। ये बेटा शुद्ध 1 मीटर कहलाएगा। शुद्ध 1 मीटर, एक बार हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी परिभाषा। शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना होता है। यानी क्रिप्टन 86 जो अपने अंदर से ऑरेंज रेड लाइट को इमिट करता है, अगर उसके वेवलेंथ में 16,50,763.73 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो लंबाई मिलेगी दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। दैट इज कॉल्ड 1 मीटर, वह शुद्ध 1 मीटर कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक और डिफरेंस 1 मीटर के बाद। अच्छा मीटर्स में और सब पढ़ेंगे ना, मीटर की छोटी लंबाइयाँ बहुत से पढ़ेंगे, जैसे आपका फर्मी क्या होता है, एंगस्ट्रॉम के बारे में, लेंथ को नापने की छोटे यूनिट और लेंथ को नापने के बहुत बड़े बड़े यूनिट भी होते हैं, जैसे लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पार्सेक है ना। और छोटे यूनिट की लेंथ की मैंने छोटी लंबाई को नापने के लिए यूज़ करेंगे फर्मी यूज़ करेंगे हम लोग, एंगस्ट्रॉम यूज़ करेंगे, माइक्रोन यूज़ करेंगे, इनके बाद नैनोमीटर, पिकोमीटर, इन पर भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ओके चलिए, पर 1 मीटर की परिभाषा हो गई। 1 मीटर के बाद अब कौन आएगा बेटा, 1 मीटर के बाद एक आ जाता है आपका, मान लीजिए अगला अगर मैं पढ़ूं 1 मीटर के बाद अगर मैं डिफाइन कर दूं 1 मीटर के बाद तो कौन आएगा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को तो डिफाइन कर लेते हैं। 1 किलोग्राम क्या है, शुद्ध 1 किलोग्राम किसे कहा जाएगा, प्योर 1 kg बेटा, प्योर 1 kg क्या है, प्योर 1 kg अगर मैं डिफाइन करूं प्योर 1 kg क्या है, देखो शुद्ध 1 किलोग्राम क्या होगा ना। 1 किलोग्राम की परिभाषा, प्योर 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या होगी बेटा, शुद्ध 1 किलोग्राम क्या है। तो 1 किलोग्राम क्या होगा बेटा, शुद्ध जो 1 किलोग्राम होगा, 1 किलोग्राम होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक प्लैटिनम और इरिडियम 2 मेटल होता है, इसको 9:1 में मिक्स करके एक हम एलॉय बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे। प्लैटिनम इसलिए यूज किया जाता है कि प्लैटिनम जो होता है वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे होगा। माने प्लैटिनम एक ऐसा मेटल होता है जो रिएक्ट नहीं करता है, जल्दी क्रिया नहीं करेगा, और जब बहुत लेस रिएक्टिव है तो इसका कोरोजन्स नहीं होगा, इसके ऊपर कोरोजन्स नहीं होगा ना, जैसे लोहे पर रस्ट हो जाता है, इसके ऐसा कुछ प्लैटिनम के पास नहीं होगा। प्लैटिनम का कोरोजन्स नहीं होता है, प्लैटिनम के ऊपर रस्टिंग जैसी कोई घटना नहीं होगी ना, लेस रिएक्टिव होने की वजह से। और इरिडियम जो होता है वह बहुत ही एक हैवी, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी का एक मेटल होता है। तो दोनों को मिक्स करके एक एलॉय बनाएंगे, और एलॉय बना करके इस एलॉय से हम बनाते हैं एक सॉलिड सिलेंडर। क्या बनाएंगे बेटा, सॉलिड सिलेंडर बना देंगे, सॉलिड सिलेंडर बनाइए। ठोस बेलन, क्या बनाओगे बेटा, ठोस बेलन को बनाइए। क्या बनाएंगे, ठोस बेलन, सॉलिड सिलेंडर बनाइए। यानी कि प्लैटिनम और इरिडियम को मिक्स करके, प्लैटिनम और इरिडियम को मिक्स करके हम बनाएंगे सॉलिड सिलेंडर। प्लैटिनम क्यों मिक्स करते हैं,
क्योंकि प्लैटिनम की खास बात ये होती है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ही नीचे होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है। अब बहुत ही जब लेस रिएक्टिव मेटल होगा तो प्लैटिनम के ऊपर कोरोजन नहीं होगा, माने समय के साथ साथ ये डीके नहीं होता है, समय के साथ साथ डीके नहीं होगा। और दूसरी बात ये कहेंगे कि इसमें जो हम प्लैटिनम इरिडियम को मिक्स करके एक ऐसा मेटल तैयार करेंगे, एक ऐसा एलॉय, मिश्र धातु, एक एलॉय बना लेंगे और उस एलॉय से बनाएंगे सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन बनाएंगे। और इस सॉलिड सिलेंडर का जो हाइट है और जो डायामीटर है वो रखेंगे 39 मिलीमीटर, 39 मिलीमीटर। तो उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर जितना मास कंसिस्ट होगा दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम, वो आपका 1 किलोग्राम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 किलोग्राम की अगर हम डिफिनेशंस की बात करें कि प्योर 1 केजी क्या है, शुद्ध 1 किलोग्राम क्या होगा, तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं बेटा। शुद्ध 1 किलोग्राम क्या है, ठीक है, शुद्ध 1 किलोग्राम क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं सर्वप्रथम। प्योर 1 केजी, प्योर 1 केजी, प्योर 1 केजी समझ गए ना। प्योर 1 केजी के लिए क्या क्या मिक्स करते हैं, प्लैटिनम होता है और इरिडियम को मिक्स करते हैं किस रेशियो में, 9 रेशियो, 9 रेशियो किसमें बेटा, 9 रेशियो में यूज किया जाएगा, 9 रेशियो 9:1 में हम लोग मिक्स कर रहे थे। ध्यान देना बेटा कि प्लैटिनम और इरिडियम, ध्यान दो बेटा, प्लैटिनम और इरिडियम को 9:1 में मिक्स करके हम बनाएंगे बेटा एक सॉलिड सिलेंडर बना देंगे, एक सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे। और इस सॉलिड सिलेंडर की जो हाइट है बेटा और जो डायामीटर है इसको हम लोग कितना रखेंगे, 39। हाइट एंड डायामीटर को रखा जाएगा 39 मिलीमीटर। और इसके अंदर जितना मास कंसिस्ट होता है दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। ये होगा शुद्ध 1 किलोग्राम की परिभाषा। प्लैटिनम इरिडियम को 9:1 में मिक्स करिए, एक एलॉय बनाइए, उस एलॉय से एक सॉलिड सिलेंडर बनाइए, एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट और जिसका डायमीटर 39 मिलीमीटर होता है। तो इस सिलेंडर के अंदर जितना मास कंसिस्ट होगा दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। चलिए और देख लीजिए बेटा, अगर और एक डिफिनेशन पढ़ा जाए, किलोग्राम की एक और डिफिनेशन होती है। 1 किलोग्राम अगर बहुत इजी में समझे कि 1 किलोग्राम क्या है तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेटा इस तरह से। देखिए, अगर 1 किलोग्राम को आप समझना चाहते हैं बहुत सरल भाषा में कि व्हाट इज 1 केजी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल प्योर 1 लीटर अगर वाटर लिया जाए, जानते हैं बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर बिल्कुल शुद्ध 1 लीटर पानी लिया जाए तो उसका जो मास होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर 1 लीटर वाटर का जो मास होता है वह मास कहलाएगा प्योर 1 केजी, प्योर 1 केजी। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है ना, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस को चुना जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग पढ़ें दूसरा कि 1 सेकेंड क्या है बेटा, 1 सेकेंड की अगर परिभाषा पढ़ लिया जाए, 1 सेकेंड क्या है, जल्दी जल्दी खत्म करें इसको ताकि हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ा। हम लोग देखो इस चैप्टर में जनरली तो पढ़ना है कंपटीशन के हिसाब से डायमेंशन का एप्लीकेशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन और इरर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। त्रुटियां, कितनी तरह की त्रुटियां हो सकती हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो थोड़ा परिभाषा जल्दी पढ़ा देते हैं। 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या है। तो 1 सेकेंड की परिभाषा बताने के लिए हम लोग एक एटॉमिक क्लॉक लेते हैं, एक एटॉमिक क्लॉक, परमाणविक घड़ी बेटा। एटॉमिक क्लॉक में एक सीजियम एलिमेंट होता है 133, बड़ा साइज का होता है सीजियम जो होता है, सीजियम जो एटम है, सीजियम यह एटॉमिक क्लॉक यूज किया जाता है। और सीजियम जो होता है वह क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। तो एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 का जो वाइब्रेशन होता है उसको देखा जाता है। और वाइब्रेशन क्या हुआ है,
एक देखा लिखा गया है 91 92 63 1770, याद करने का ट्रिक देख लीजिए। 91 92 63 1770 एकदम मोबाइल नंबर जैसा है, 10 अंक होंगे इसमें। मैं 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। यदि देखिए 1 सेकेंड क्या है, तो 1 सेकेंड एक टाइम इंटरवल है। 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल, एक ऐसा समय इंटरवल होता है जिसमें एटॉमिक क्लॉक में यूज किया गया सीजियम 133 जो एटम है, यह एटम इतनी बार, कितना लिखा गया है, यानी 91 92 63 1770 बार कंपन करता है, कंपन करता है। यानी 1 सेकेंड एक ऐसा टाइम इंटरवल होता है, इट इज द टाइम इंटरवल इन विच एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 इतनी बार कंपन करेगा। यानी अगर एटॉमिक क्लॉक में प्रयुक्त किया गया सीजियम 133 जो एटम है, जो परमाणु है, अगर इतना कंपन माने 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करने में जितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। और जो 1 सेकेंड होता है बेटा, जो हम लोग की एटॉमिक क्लॉक होती है, बहुत एकदम करेक्ट टाइमिंग देती है। एटॉमिक क्लॉक का जो समय देखिए, जो परमाणविक घड़ी होती है, यह लगभग 5000 वर्षों में 1 सेकेंड की गलती हो सकती है। मैंने सोचिए कितना ज्यादा इसका जो लिस्ट काउंट बहुत कम होता है। यानी कि एटॉमिक जो क्लॉक है 5000 सालों में शायद 1 सेकेंड की गलती इससे हो सकती है। इसका मतलब कि टाइम को एकदम बिल्कुल प्योरली एक्यूरेट मेजर करना होता है, तो हम लोग एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं, एटॉमिक क्लॉक यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे बेटा, नेक्स्ट में आ जाइए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डिफिनेशंस क्या होती है, 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। वैसे ये सब फिजिक्स में क्लास 12th में 1 एम्पियर की परिभाषा डिफाइन किया गया होगा। सुनिए 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें 2 वायर लेते हैं बेटा, 2 वायर लीजिए और इनके बीच की रेजिस्टेंस को क्या रखिए, R रखिए। पहले में करंट अगर I1 पास करेंगे और दूसरे में करंट अगर I2 पास करेंगे। ये कैसे तार है, देयर आर 2 वायर, 2 वायर है, बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट और इनफाइनाइट लेंथ के हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं। इनकी लंबाई बिल्कुल इनफाइनाइट है बेटा, बहुत लंबे तार हैं। तो अगर दोनों में सेम करंट में डायरेक्शन फ्लो करोगे तो फिजिक्स में प्रूफ किया जाएगा इन दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होता है। और वो फोर्स का जो वैल्यू होता है वह होता है 2 × 10 के पावर -7 I1 I2 और बाई R। और यहीं से बन जाएगा परिभाषा 1 एम्पियर का। इफ यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर मान लिया जाए और R बराबर अगर 1 मीटर मान लिया जाए, देन क्या होगा बेटा, देन F/L बराबर हो जाएगा 2 × 10 के पावर -7 न्यूटन। तो यहां से परिभाषा निकल जाएगी, 1 एम्पियर की डिफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है बेटा, अगर वी विल टेक द 2 वायर्स, हम 2 तार लेंगे, वी विल टेक द 2 वायर्स, कहाँ रखेंगे इसको, वैक्यूम में, वैक्यूम में एयर में प्लेस करते हैं। 2 तार कैसे होते हैं, दोनों वायर होंगे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, सीधा एकदम स्ट्रेट और इनफाइनाइट लेंथ का। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब तार बहुत पतले होंगे, लंबाई के रेस्पेक्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये सब 12th के फिजिक्स मैग्नेटिज्म में आएगा, चैप्टर टॉपिक पढ़ोगे। तो वी विल टेक 2 वायर्स, अगर 2 वायर लिया जाए एकदम स्ट्रेट हो, इनफाइनाइट लेंथ के हो, इसको एयर में या वैक्यूम में अगर इसको रख दिया जाए, और अगर दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर रखा जाए, माने द डिस्टेंस, माने बोथ वायर्स आर केप्ट, द बोथ स्ट्रेट वायर्स आर केप्ट इन एयर और वैक्यूम, है ना, दे आर सेपरेटेड बाय द यूनिट लेंथ, माने दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रख दिया जाए। और देखो यहाँ I1 बराबर I2, अगर दोनों वायर में सेम करंट पास किया जाए, सेम अमाउंट का करंट, इफ वी पास द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बोथ वायर, और मान लीजिए कि यदि यूनिट लेंथ ऑफ वायर, यदि एक यूनिट लेंथ ऑफ वायर पर
2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो कहा जाएगा कि तार में बहने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ओके, तो 1 एम्पियर को डिफाइन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 2 वायर है, तो समझ लो कैसे, इसको डिवाइड करके कितने वायर हैं बेटा, 2 वायर हैं, कैसे, स्ट्रेट हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, कहाँ रखे गए हैं, एयर में या वैक्यूम में रखे गए हैं ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों वायर में सेम अमाउंट का करंट पास किया जा रहा है, और यदि इफ द यूनिट लेंथ ऑफ वायर experiences a force 2 × 10⁻⁷ Newton, then we can say the 1 ampere current is passing through the given wire. 1 एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित हो रही है। ओके, ये 1 एम्पियर की डिफरेंस हो सकती है। आगे थोड़ा देखा जाए 1 केल्विन क्या होता है। 1 केल्विन की अगर डिफरेंस थोड़ा पढ़ ले जल्दी में। 1 केल्विन क्या है, 1 केल्विन किसे कहेंगे। 1 केल्विन की अगर हम लोग डिफिनेशन पढ़ें, ठीक है बेटा, व्हाट इज 1 केल्विन, व्हाट इज 1 केल्विन। तो 1 केल्विन के बारे में एक होता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का त्रिक बिंदु क्या होता है ना। और यह क्या होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट का मतलब कि जो वाटर होगा, जो पानी होगा, एक ऐसा बिंदु जहां वाटर सॉलिड में भी हो, आपका वाटर क्या हो, लिक्विड में भी हो, और वाटर क्या होता है, वेपर में भी होता है। जस्ट ये है वाटर, ये है ट्रिपल पॉइंट ना। कौन सा बिंदु बेटा, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है। तो सुनिए, जिस टेम्परेचर पर प्योर वाटर, जिस टेम्परेचर पर शुद्ध पानी, माने वहां ठोस सॉलिड में भी, वेपर में भी और लिक्विड में भी, तीनों में एग्जिस्ट करता है। जिस टेम्परेचर पर वाटर सॉलिड, लिक्विड और वेपर माने गैस फेज तीनों में अगर एग्जिस्ट करता है उसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है बेटा, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/273.16 से, तो मिल जाएगा बिल्कुल जो टेम्परेचर मिलेगा वह कहलाएगा प्योर 1 केल्विन। क्या कहलाएगा, प्योर 1 केल्विन। तो प्योर 1 केल्विन के लिए डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वाटर सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों फेज में एक साथ एग्जिस्ट करता है। और उस टेम्परेचर में अगर 1/273.16 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो टेम्परेचर प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड 1 केल्विन, वो 1 केल्विन होता है। अब एक अंतिम के आसपास पहुंच गया हम लोग, कैंडिला। कैंडिला क्या था, 1 कैंडिला किसे कहेंगे। 1 कैंडिला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 1 कैंडिला क्या होता है, देखो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितने बेटा, अगर इसको मैं आई से डिनोट करूं तो आई बराबर होता है डेल्टा एफ बाई डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा ना। इसका यूनिट होता है 1 ल्यूमेन बाई 1 स्टेरेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 कैंडिला। 1 ल्यूमेन बाई 1 स्टेरेडियन को कहा जाएगा 1 कैंडिला। लेकिन फिर भी डिफाइन किया गया है आपके इंटरनेशनली, तो वो क्या कहते हैं कि हम लोग एक सोर्स लेंगे ना, एक एनर्जी सोर्स लिया जाएगा। क्या लेंगे बेटा, एनर्जी सोर्स लीजिए, एक ऐसा एनर्जी सोर्स लीजिए जो रेडिएशन कर रहा है, मतलब अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी चाहिए 540 और 10⁻12 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इतनी फ्रीक्वेंसी का एक मोनोक्रोमिक रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन में कोई भी गर्म वस्तु
अपने अंदर से जो एनर्जी निकालती है उसको रेडिएशन कहा जाता है। एक रेडिएशन, कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है, जहां से रेडिएशन निकल रहा है, तो ना रेडिएशन हो रहा है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। और कह रहा है कि जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी का मान कितना होना चाहिए। अगर इंटेंसिटी का मान 1/683 क्या वाट पर स्टेरेडियन, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई गर्म वस्तु है, कोई हॉट बॉडी है, अगर कोई गर्म वस्तु है, हॉट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, प्लैटिनम रहता है जनरली, और कोई भी गर्म वस्तु अपने अंदर से जो एनर्जी को रेडिएट करती है उसको रेडिएशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन, गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा रेडिएशन कहलाएगा। और उस रेडिएशन में, रेडिएशन ऐसा होना चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, और जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो एनर्जी जो निकल रही है बेटा, वह यूनिट स्टेरेडियन से, माने एंगल कितना होना चाहिए? एंगल आपका होना चाहिए 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी की क्षमता होना चाहिए 1/163 जूल पर सेकेंड। वाट माने जूल पर सेकेंड, माने 1 सेकेंड में अगर इतना जूल एनर्जी रेडिएट हो रही है तो कहा जाएगा कि वह जो एनर्जी की जो इंटेंसिटी है दैट इज कॉल्ड 1 कैंडिला। या सिंपल बोल सकते हो 1 ल्यूमेन अपॉन 1 स्टेरेडियन का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड 1 कैंडिला। उसे 1 कैंडिला के नाम से जानते हैं। एक्चुअली पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे फोटोमेट्री चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा सब क्या होता है। अभी केवल डिफिनेशन हल्का फुल्का जान लीजिए। अब अंतिम आ जाइए मोल के बारे में। थोड़ा मोल के बारे में पढ़ लें। मोल क्या होता है? तो मोल, एक मोल, वैसे तो सब बच्चे जानते होंगे डिटेल में, मोल के बारे में कंसेप्ट पता होगा। मोल इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ मटेरियल्स। अब मोल तो बिल्कुल जानना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में मोल का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो आप जानते होंगे। थोड़ा सा मैं ही बता दूं हल्का सा मोल के बारे में। मोल क्या होता है? व्हाट इज 1 मोल बेटा? व्हाट इज 1 मोल? तो अगर एक मोल के बारे में बात करें तो मोल जो है बेटा वो एक नंबर है। मोल एक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे दर्जन माने क्या होता है? 12। दर्जन माने 12। वैसे मोल एक संख्या है। कितनी संख्या होगी? तो मोल होते हैं अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। एक मोल का मतलब होगा किसी भी मटेरियल के अगर इतना मॉलिक्यूल्स एक साथ कलेक्ट कर दिया जाएगा तो जो अमाउंट तैयार होगा दैट इज कॉल्ड 1 मोल, है ना। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल कंसिस्ट होते हैं। माने 1 मोल में कितना होगा? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स को एक मोल कहा जाता है। या 1 मोल को समझाने का एक और भी तरीका है। 1 मोल का मतलब क्या होगा बेटा? 1 मोल का मतलब हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर जो मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे मान लो बेटा ग्लूकोज की अगर बात करो, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12 और क्या होता है? O6 होता है। अगर कार्बन का एटॉमिक वेट 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU एटॉमिक मास होता है। अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं, मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ अगर मैं ग्लूकोज निकाल दूं यानी कि C6H12O6 निकालूंगा तो कार्बन का 12 छक 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है 12 और 16 छके 96 हो जाएगा बेटा 180 मोलर मास ग्लूकोज का होगा। अब देखिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब हो जाएगा 180 ग्राम ग्लूकोज। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में अगर ग्लूकोज का 180 ग्राम लिया जाए तो 180 ग्राम ग्लूकोज में अवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट होते हैं। तो एक मोल का मतलब होगा अवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर मॉलिक्यूल्स एक जगह कलेक्ट हो जाए
दैट इज कॉल्ड 1 मोल। उसे 1 मोल के नाम से हम लोग जानते हैं। मोल्स पूरा केमिस्ट्री में डीपली पढ़ेंगे भी। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में भी पूरा मोल है, मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, ये सब कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए मोल का ज्ञान होना जरूरी है ना। मोल क्या है? मोल्स माने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके, चलिए। अच्छा, मोल्स निकालने का फार्मूला का बताया जाए। मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा? तो मोल्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाउ टू फाइंड द मोल्स। अगर आपको अमाउंट दे दे और कहे कि मोल्स निकालिए, ठीक है बेटा, अगर अमाउंट दे दे कहे कि मोल्स आप लोग निकालिए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मोल्स निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका बता दूं मैं। देखिए निकाल देता। पहला तरीका है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ, अगर मोल्स आप निकालना चाहते हो तो उसका फार्मूला होता है अमाउंट ग्राम में होना चाहिए और नीचे होना चाहिए मोलर मास। तो अगर अमाउंट में जिस कंपाउंड का, जिस मटेरियल का अगर क्वांटिटी दिया है ग्राम में अगर है, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपका मोल्स निकल जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और भी फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर्स। तीसरा भी एक तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना चाहते हो तो कहा जाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इन लीटर, और नीचे इसमें भाग दे दीजिए 22 कितने से 4 से, तो भी आपका मोल्स निकल जाएगा। तो मोल्स निकालने के बहुत से तरीके होते हैं और मोल्स का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में। जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो डिटेल में स्टडी किया जाएगा क्या मोल्स का एप्लीकेशन होता है। तो मैंने कम से कम 7 का डिफाइन कर दिया, जो 7 आपके फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं इनकी डेफिनेशन को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब आगे देख लेते हैं बेटा। आगे अगर मैं डिफाइन करूं थोड़ा सा कि लेंथ, अगर देखा जाए यूनिट ऑफ लेंथ को देखा जाए बेटा, यूनिट ऑफ लेंथ को अगर देखा जाए तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं। आप जानते होंगे अगर लेंथ है तो लेंथ के बहुत सारे यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा क्यों होता है? एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट क्यों बनाए जाते हैं? इसका रीजन क्या होता है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे मैग्नीट्यूड होते हैं। जैसे लंबाई है तो कहीं कहीं बहुत बड़ी लंबाई मिलती है हम लोग को, कहीं कहीं भाई तो हमको छोटी लंबाई नापना होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, सुविधा के लिए, सुविधाजनक के लिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि एक हाथी का मास कितना मिलीग्राम है, क्या सोचिए एक हाथी के मास को मिलीग्राम में निकालिए, बहुत बड़ा आंसर आएगा। मैं कहूं कि बताओ कि पृथ्वी से सूरज की लंबाई या दूरी को नापिए, मिलीमीटर में नापिए या सेंटीमीटर में नापिए, तो आंसर तो आएगा ही, लेकिन इतना बड़ा आंसर आएगा कि उसको लिखने में, समझने में असुविधा होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सुझाव दिया है, क्या है कि अगर किसी चीज को आप मेजर कर रहे हो और अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट के लिए बड़ा यूनिट और छोटे अमाउंट के लिए छोटा यूनिट हम यूज करेंगे। जैसे लंबाई को नाप रहे हैं तो बहुत बड़ी लंबाई है, बड़ा लेंथ है, तो बड़े लेंथ को नापने के लिए वी यूज द लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ। हम लंबाई के बड़े यूनिट को यूज करेंगे। तो लंबाई नापने के बड़े जो यूनिट होंगे उसमें कौन कौन आएगा? लाइट ईयर आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगा और पार्सेक आएगा। अगर बहुत ही छोटी लंबाई को नापना है, बहुत ही छोटी लंबाई को नापना है, तो छोटी लंबाई को नापने के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो दिखाया गया है फर्मी। क्या बेटा? फर्मी। एक फर्मी क्या होता है? एक फर्मी क्या होता है? लिखा गया है कि एक फर्मी साइंटिस्ट था, फर्मी एक वैज्ञानिक था, शिकागो में। फर्मी सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। तो फर्मी होता है, एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर, और इसका यूज किया जाता है टू मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज को मेजर करने के लिए ये यूज करते हैं फर्मी। तो फर्मी में हम न्यूक्लियस के आकार को मापते हैं। दूसरा क्या बेटा? दूसरा है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ये यूज कहां किया जाता है? टू मेजर द साइज ऑफ
एटम का जो साइज होता है, या एटम के साइज को जनरली, या केमिकल जो बॉन्ड होते हैं बेटा, जो केमिकल जनरली जो बॉन्ड होते हैं, रासायनिक बंध, ये सब एंगस्ट्रॉम में नापे जाते हैं। अच्छा, या कह सकते हैं कि वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ होता है, इसको भी हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। और एक पैरामीटर क्या है आपका, माइक्रोन, 1 माइक्रोन। अच्छा, जो वायरस का जो साइज होता है, वायरस का साइज भी एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। अच्छा, 1 माइक्रोन 10 के पावर माइनस के 6 मीटर, 10 के पावर माइनस के 6 मीटर। ये कहाँ यूज करेंगे, इसका यूज किया जाता है टू मेजर द साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साइज को नापने के लिए। बैक्टीरिया जो होते, जीवाणु होते हैं, उनके आकारों को नापने के लिए माइक्रोन यूज किया जाता है, ठीक ना। और भी नैनोमीटर, पिकोमीटर ना, फेम्टोमीटर, ऑटोमीटर, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। प्रीफिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो देखा जाए लेंथ को, लंबाई को नापने के, लेंथ नापने के बड़े पैरामीटर क्या होते हैं। तो लंबाई नापने का एक बड़ा पैरामीटर होता है लाइट ईयर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लाइट ईयर क्या होता है बेटा, लाइट ईयर से हम नाप सकते हैं किसको, लाइट ईयर से हम नाप सकते हैं बेटा, लाइट ईयर क्या देखते हैं, लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर। पहली बात कि लाइट ईयर सुनने से ऐसा लग रहा है कि यह इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, ये गलत है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये ध्यान रखिएगा। इट इज द यूनिट, इट इज द लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ। यह लंबाई को नापने का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, क्या, लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई नापने का एक बड़ा यूनिट होता है। 1 लाइट ईयर क्या होगा बेटा, सब बच्चे जानते होंगे। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर सबको पता है। लाइट ईयर, लाइट ईयर एक डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्या है, एक लार्ज डिस्टेंस होता है। और इसमें कहा जाता है कि 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं प्रकाश की चाल, फिजिक्स के अनुसार प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। मैंने प्रकाश की चाल से कोई तेज नहीं चल सकता है। प्रकाश की चाल से अगर तेज चलने की कोशिश करोगे तो समय रुक जाएगा। जब पढ़ेंगे हम रिलेटिविटी तो नहीं पढ़ाया जाएगा क्वांटम फिजिक्स में, तो रिलेटिविटी में पढ़ाया जाएगा कि अगर समय से तेज चलने की कोशिश करोगे तो टाइम रुक जाएगा ना। टाइम डायल्यूशन थियरी होती है रिलेटिविटी में, कभी मौका मिलेगा तो ऐसे ज्ञान के लिए मैं पढ़ा दूंगा उसको। चलिए, तो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, प्रकाश बहुत तेज चलता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। यार अंदाजा लगाओ, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जा सकता है। और अगर प्रकाश को छोड़ दिया जाए कि 1 वर्ष तक 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जाएगा, यह रफ्तार है प्रकाश की। और अगर वह 1 वर्ष तक प्रकाश चलता रहे, साल भर, 1 वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय कर लेगा, जितना दूर चला जाएगा, वह कहलाएगा 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर 1 लाइट ईयर मतलब कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ना, द लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, 1 वर्ष में। तो ये डिस्टेंस है बेटा, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, और ये हो जाएगा, स्पीड तो पता है हमको 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 1 वर्ष, 1 वर्ष में 365.25 दिन हो जाएगा। 24 से गुणा करिए घंटा, 60 से गुणा करिए मिनट, और फिर 60 से गुणा कर देंगे सेकेंड, और इस पूरे को सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। ये है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होगा, तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर को 1 प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाएगा। ओके, चलिए अब देखा जा, एक एयू है, एक एयू क्या होता है, एक एयू मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एक एयू को समझेंगे, बहुत आसान है। एक एयू का जो मीनिंग होता है, एक एयू किसे कहेंगे, तो एक एयू का मतलब होता है बेटा, अगर सन है
सूरज और पृथ्वी अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड 1 AU। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसे कहा जाएगा 1 AU, एक खगोलीय मात्रक। तो हम जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। लगभग बता रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। करेक्ट वैल्यू निकालेंगे अगर तो 1 AU जो होता है करेक्ट वैल्यू लगभग 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ये लगभग 15 करोड़ के आसपास है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होगी उसे कहा जाएगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक। ये आपका एवरेज डिस्टेंस होता है। चलिए एक और देख लें तो पारसेक। पारसेक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पारसेक क्या होता है? पारसेक जो है वह बड़ा यूनिट होता है। पारसेक जो है वह एक बड़ा यूनिट है। किसको मेजर करने के लिए? आपके दूरी को नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए पारसेक एक बहुत बड़ा मात्रक है ना। लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। पारसेक होता क्या है? तो पारसेक में थोड़ा सा एंगल के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। हल्का सा एंगल क्या होता है बेटा? एंगल जान लीजिए, थीटा। तो अगर इस एंगल का अगर जानते होंगे यूनिट क्या होती है, तो एंगल की यूनिट के बारे में पढ़े होंगे तो क्या होता है? डिग्री होता है। हम डिग्री में नापते हैं। अच्छा 30 अंश 40 अंश जो भी हो डिग्री में इसको नापते हैं बेटा। रेडियन में भी नापते हैं, है ना। इसको ग्रेड में भी नापा जाता है, ग्रेड में नापते हैं। इसको हम लोग नापते हैं मिनट में भी नापते हैं बेटा, और इसको नापते हैं हम लोग सेकेंड में भी नापा जाता है। देखिए जैसे कहा जाता है ना कि 30 डिग्री 30 अंश, तो 30 में मल्टीप्लाई करते हैं पाई बटे 180 से, तो ये हो जाएगा बेटा पाई/6 रेडियन हो जाता है। वैसे एक जो डिग्री है उसमें 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। एक अंश में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। जो 1 डैश है वो मिनट को और डबल डैश सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए देखा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 पारसेक। एक पारसेक किसे कहेंगे? एक पारसेक का मतलब क्या होता है? एक पारसेक का मतलब क्या होगा बेटा? अगर इसको समझ लिया जाए हल्का सा, एक पारसेक क्या होगा? तो एक पारसेक को अगर मैं डिफाइन करूं, एक पारसेक को बहुत आसान डिफिनेशन है। एक पारसेक क्या है? देखिए मान लीजिए कि यहां पर बेटा, यहां पर सन है और ये है अर्थ। इनके बीच की दूरी क्या होगा? 1 AU, 1 AU होता है। और यहां पर एक पॉइंट है, ये कहलाएगा 1 पारसेक। 1 पारसेक का मतलब यह है कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वह कितना बनना चाहिए? 1 सेकेंड का बनना चाहिए। यानी कि अगर जो फिगर देख रहे हो, यदि आपका सूर्य और पृथ्वी जिस बिंदु पर 1 सेकेंड का एंगल सब्सटेंड करेगा वह दूरी आपका हो जाएगा 1 पारसेक। तो अगर 1 पारसेक को मैं निकालूं बेटा, इसमें tan लेता हूं मैं, tan थीटा। अगर अभी मैं इसको थीटा मानता हूं बेटा, थीटा मान लीजिए, तो हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा? 1 AU। और बेटा क्या हो जाएगा? tan बराबर क्या होता है बेटा? tan बराबर आपका परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, तो 1 AU और नीचे हो जाएगा बेटा 1 पारसेक। 1 पारसेक हो जाएगा। तो मुझे 1 पारसेक चाहिए, तो 1 पारसेक की जो वैल्यू हो जाएगी, 1 पारसेक बराबर होगा 1 AU और बटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। एक चीज बता दें कि अगर एंगल बहुत छोटा, एक फार्मूला होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 और tan थीटा बाई थीटा बराबर 1। अगर थीटा का मान बहुत छोटा है तो हम tan थीटा को क्या मान लेते हैं? थीटा मान सकते हैं। तो 1 पारसेक बराबर हो जाएगा 1 AU, और 1 AU का मान तो हमको पता है। 1 AU का मान है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, 11 मीटर। और यहां पर हो जाएगा tan थीटा को लगभग थीटा लिख देंगे, माने 1 AU और बाई क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा माने कितना हो गया? थीटा का वैल्यू कितना बेटा? 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है।
अब उसको बदलना है रेडियन में, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है बेटा। तो 1 सेकेंड में अगर मैं भाग कर दूंगा, 1 सेकेंड में 60 से भाग कर दूंगा 1 सेकेंड में, तो किस में आ गया, मिनट में आ गया, मिनट में आ गया। अब फिर 60 से भाग दे देंगे अगर इसमें, तो ये आ जाएगा आपका डिग्री में, अंश में। और इसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर पाई अपॉन 180 से, ये आ जाएगा रेडियन में। इस पूरे को सॉल्व कर दोगे बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 पारसेक। 1 पारसेक बराबर इसकी वैल्यू है 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। ये है 1 पारसेक। क्या है बेटा, 1 पारसेक। एक पारसेक की वैल्यू आपको डिफाइन हो गई। एक पारसेक बहुत बड़ी दूरी होती है। अगर पारसेक को लाइट ईयर में रिलेशन देखोगे, ए बेटा पारसेक को लाइट ईयर में अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूं, तो रिलेशन हो जाएगा ये बहुत एक अच्छा रिलेशन है। एक पारसेक बराबर होगा 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा पारसेक। पारसेक से बड़ा आपका हो जाएगा लाइट ईयर, और लाइट ईयर से आपका बड़ा हो जाएगा बेटा एयू। क्या होगा, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। थोड़ा कुछ प्रीफिक्स देख लेते हैं। प्रीफिक्स देख लिया जा, प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स। तो पहले थोड़ा सा स्मॉल प्रीफिक्स देखा जाए। स्मॉल प्रीफिक्स, स्मॉल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है किसी भी मात्रक के आगे, किसी भी यूनिट के आगे इसको लगाया जा सकता है। जैसे जैसे बेटा देखिए डेसी। डेसी का मतलब जब भी कहा जाएगा तो 10 के पावर -1। सेंटी, सेंटी का मतलब होगा बेटा 10 के पावर -2। मिली, मिली जब भी आ जाए इसका मतलब 10 के पावर -3। जैसे 1 मिली एम्पियर माने 10 के पावर -3 एम्पियर। 1 मिली सेकेंड 10 के पावर -3 सेकेंड। 1 मिलीमीटर 10 के पावर मिली। जो ये प्रीफिक्स है किसी भी यूनिट के आगे इसको लगाया जा सकता है। तो मिली में 10 के पावर -3 एम्पियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइक्रो। माइक्रो में 10 के पावर -6। नैनो, 1 नैनो बेटा 10 के पावर -9। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर। नैनो टेक्नोलॉजी चल रही इस समय, नैनो। उसके बाद पीको, ए बेटा पीको 10 के पावर -12 पीको। फेम्टो, फेम्टो, फेम्टो देखोगे ये हो जाएगा 10 के पावर -15। आटो, अगर एक आटो देखा जाए तो 10 के पावर -18। और थोड़ा सा अगर बड़े देखा जाए, लार्ज प्रीफिक्स देख लिया जाए। लार्ज प्रीफिक्स, लार्ज प्रीफिक्स देख लो, बड़े माने प्रीफिक्स लगा सकते हैं। तो डेका, डेका माने क्या होता है 10। डेका हम लोग पढ़ते थे छोटे क्लास से, चौथी क्लास में। डेका, डेका 10 है। किलो, हजार, हेक्टो से समझो 100 बार। डेका माने 10 होता है बेटा। डेका, हेक्टो, हेक्टो माने 100, 10 के घात 2। किलो, किलो मतलब 1000, 10 के घात 3। मेगा, मेगा मतलब हो जाएगा 10 के पावर 6। गीगा है बेटा, गीगा माने 10 के पावर क्या हो जाएगा 9। टेरा, टेरा मन हो जाएगा 10 के पावर 12। फेरा, फेरा मन हो जाएगा 10 के पावर हो जाएगा आपका 15। और एक्सा, एक्सा का मतलब हो जाएगा 10 के पावर 18। ये सब आपको प्रीफिक्स याद होने चाहिए। प्रीफिक्स याद होने चाहिए। किसी, अच्छा ये सब किसी के आगे लग सकते हैं, किसी भी यूनिट के आगे इसे लगाया जा सकता है। अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करना है, और लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। लेंथ अगर नाप रहे हैं
तो लेंथ को नापने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम मान की लंबाई को नाप रहे हैं तो हम मीटर स्केल यूज करेंगे या बर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे या स्क्रू गेज यूज करेंगे। ये डायरेक्ट मेथड से हम लेंथ को नाप सकते हैं। और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से अगर लंबाई को हम नापना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत से तरीके हो जाएंगे। जैसे में सबसे ज़्यादा जो फेमस मेथड है वह है पैरालैक्स मेथड। ये बेटा पैरालैक्स मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरालैक्स मेथड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। पैरालैक्स मेथड है ना, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड है ना, ट्राइंगुलर मेथड से हम लोग कर सकते हैं, वही पढ़ेंगे। उसके बाद एक है आपका इको पढ़े होंगे, इको मेथड। इको मेथड में कई सारे आ जाते हैं। इको मेथड में एक आ जाएगा सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार पढ़ेंगे। सोनार टेक्निक क्या होती है, सोनार क्या होता है, रडार क्या होता है बेटा, रडार कैसे काम करता है, रडार का टेक्निक। उसके बाद लेजर क्या होता है, लेजर टेक्निक क्या होती है। तो इन सब टेक्निकों से हम लोग लंबाई को क्या करेंगे, नापेंगे। बहुत बड़ी दूरी, किसी तारे को डिस्टेंस को नापना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे आपका पैरालैक्स मेथड है, सोनार टेक्निक है, रडार टेक्निक है, लेजर टेक्निक है। उसके बाद और भी टेक्निक होते हैं, कैपलर ना, कैपलर्स लॉ मेथड है। तो कैपलर्स लॉ मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग नाप सकते हैं। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे कौन सा, बर्नियर कैलिपर्स के बारे में और स्क्रू गेज के बारे में भी स्टडी करा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर बिल्कुल एकदम छोटी लेंथ को नापना है, जैसे वी हैव टू मेजर द एटॉमिक साइज, एटम का साइज नापना है, तो उसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट मेथड से भी नाप सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट मेथड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बनेगा आपको तीसरा पार्ट, जब वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना, फिजिक्स का तीसरा पार्ट में इन सब का लेक्चर आपको रहेगा। ठीक है बच्चा, खूब मन लगा के पढ़िए। सारा चीज एकदम एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट को पढ़ाया जाएगा। आपको बस मन लगा के पढ़ना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बस पढ़ते रहिए मन लगा करके। थैंक यू बेटा।